Hello everyone, welcome to my channel दादा's Physics. So मैंने लेज़र का एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है मेरा चैनल में। जो लोगों ने नहीं देखा है प्लीज देख लो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एनसुइंग सेमेस्टर एग्जाम। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लेजर का पंपिंग मैकेनिज्म एंड टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कैसे हम इसको एग्जाम में लिखेंगे, कैसे एग्जाम पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा मेरा लास्ट क्लास का स्लाइड। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन इन्वर्शन। सो तुम लोगों को तो पता ही है कि ये पॉपुलेशन इन्वर्शन, पॉपुलेशन क्या है ये तो जानते हो। इंडिया में रहते हो तो पॉपुलेशन क्या है आराम से जान पाओगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे वो है इन्वर्शन। सो पॉपुलेशन इन्वर्शन एक्चुअली अगर तुम लोग मान के चलो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जनरल केस बोला है मैंने कि जनरल केस में ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटॉम्स रहता है एंड एक्साइटेड स्टेट में कुछ एटॉम्स ही रहता है। तो अगर ये बात इन्वर्ट कर जाए कि एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटॉम है, ग्राउंड स्टेट में कम एटॉम है, तब हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्शन। मतलब population inversion is a state at which number of atoms in excited state is greater than the number of atoms in ground state. But the question is that why we need population inversion in laser? So laser में population inversion चाहिए क्यों? ये हम थोड़ा आगे जाके और थोड़े डिटेल्स में जानेंगे। बट इस समय के लिए ये मान के चलो कि लेजर में हमारा हमको स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ साथ लेजर में और एक बात है वो है एम्प्लीफिकेशन। तो ये एम्प्लीफिकेशन और ये स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए हमें ये पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्शन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। That's why we need population inversion. So ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि the need of population inversion का नीड क्या है। तो population inversion का नीड मैंने बोल दिया। और population inversion का डेफिनेशन भी तुम लोग समझ चुके हो। इसमें इस डायग्राम में तो बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। Now population inversion करने के लिए मेथड क्या है? population inversion करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे पंपिंग। सो ये पंपिंग क्या है? पंपिंग a kind of process by which we get population inversion in the active material of the laser. Now definitely you have the question in your mind that is, what is active material? Active material is the material from which we get laser beam. Okay, actually this active material is the main fuel you can say of laser. Okay, so यहाँ पे पंपिंग की हेल्प से हम पॉपुलेशन इन्वर्शन करते हैं। नाउ पॉपुलेशन इन्वर्शन का जो पंपिंग मैंने प्रोसेस बोला, ये पंपिंग कई तरीके का हो सकता है। यहाँ पे मैं टाइप भी बोलता हूँ पंपिंग का टाइप। पहला टाइप है ऑप्टिकल पंपिंग। ओके, ऑप्टिकल पंपिंग। ये ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है? ऑप्टिकल पंपिंग में बेसिकली हम लाइट को यूज करते हैं। लाइट को यूज करके हम ग्राउंड स्टेट का जो एटॉम्स है उसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। मतलब ये सब तो ग्राउंड स्टेट में है, तो ये ग्राउंड स्टेट का जो एटॉम है इन लोगों को हम एक्सटर्नली एनर्जी देंगे और ये लोग एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा।
बट उसके बाद एक चीज होता है, उस चीज के ऊपर बेस करता है पॉपुलेशन इन्वर्शन। वो क्या है? देखो यहां पे देखो, मैंने दिखाया है कि पंपिंग एक्चुअली कैसे हो रहा है। यहाँ पे फोटॉन्स आ रहा है E1 में। E1 क्या है? E1 है ग्राउंड स्टेट। यहां से जो एटॉम्स है वो E3 और E2 में चला गया। ओके, E3 और E2 में चला गया। एंड उसके बाद कुछ एटॉम और भी मैंने एनर्जी दे दिया, तो उसके बाद कुछ एटॉम E3 में रह गया। एंड E2 एक लेवल होगा, उस लेवल को हम कहेंगे मेटास्टेबल लेवल। E3 से नॉन रेडिएटिव एमिशन होगा। नॉन रेडिएटिव एमिशन का मतलब क्या है? व्हाट इज नॉन रेडिएटिव एमिशन? नॉन रेडिएटिव एमिशन, तो नॉन रेडिएटिव एमिशन होगा E3 से, मतलब एटॉम E3 से E2 आएगा बट उसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। ओके, इसको हम बोलेंगे नॉन रेडिएटिव एमिशन। तो ये रेडिएशन नहीं आएगा, हाँ डेफिनेटली एनर्जी लॉस तो होगा ही, बस उसमें कुछ रेडिएशन नहीं आएगा। तो उसके बाद एटॉम्स E2 में रह जाएगा एंड E2 में कुछ ज्यादा टाइम तक ये रहेगा। इस E2 लेवल को हम कहेंगे क्या? मेटास्टेबल लेवल। ओके, मेटास्टेबल स्टेट और मेटास्टेबल लेवल। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट क्या है? मेटास्टेबल स्टेट है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में एक स्टेबल स्टेट, जहां पे एटॉम नॉन रेडिएटिव एमिशन से एक्साइटेड स्टेट से उस स्टेट में आता है बाय नॉन रेडिएटिव एमिशन, एंड उसी स्टेट में कुछ ज्यादा टाइम तक रहता है, जो हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन देगा। ओके, सो मेटास्टेबल स्टेट को मेटास्टेबल क्यों बोला, ये तो तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटास्टेबल है, मेटास्टेबल स्टेट इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये स्टेट में एटॉम जो है एक्साइटेड स्टेट से आता है और थोड़ा ज्यादा टाइम तक वहां पे रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, और अब मेटास्टेबल स्टेट में अगर एटॉम रह जाएगा तो पॉपुलेशन इन्वर्शन तो हो गया। इस लास्ट में देखो पॉपुलेशन इन्वर्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, एंड इसमें हमने फोटोन यूज किया। ये जो टोटल मैकेनिज्म हुआ ना, इस टोटल मैकेनिज्म में हमने फोटोन यूज किया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। अब मैंने तो बोला ही था ऑप्टिकल पंपिंग के अलावा भी और बहुत टाइप का पंपिंग भी होता है, उसको भी हम बोलेंगे। तो फर्स्ट केस ऑप्टिकल पंपिंग हो गया। सेकंड जो है उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है? So in this method of pumping, electrons are released from an atom of laser active gases by passing high voltage electrical discharge through the gas. मतलब गैस जो है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस में तुम लोग को तो पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में रख देंगे तो उसमें तो क्या आएगा? उसमें एनर्जी आ जाएगा। एंड you know that energy is equal to charge into potential difference, and as electron has some amount of charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and if we apply the potential difference V, then the energy stored in the electron is E into V, okay, where E is the charge of the electron. And after that, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मान के चलो यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है, इसी में मैंने इलेक्ट्रॉन को रख दिया। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन में
E इंटू वी एनर्जी आ जाएगा एंड उसी एनर्जी से ये मूव करने लगेगा और मूव करने के साथ साथ जो जो गैस है ना, गैस का जो एटॉम है उसके साथ इसका कॉलिशन होगा एंड इसी कॉलिशन के दौरान वो जो एटॉम है वो भी this during this collision some amount of energy it can gain from this collision and with this energy the atom comes to excited state. समझ में आ रहा है ना? एक एटॉम खड़ा था, मान के चलो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक कार है, ओके, उस कार ने हाई वेलोसिटी से एक खड़ा हुआ एक कार को पीछे से धक्का दे दिया, ओके, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो कार खड़ा था वो भी कुछ एनर्जी तो मिल जाएगा उसको। हाँ, ये बात अलग है, एनर्जी मिलने के बाद वो कार तो टूट जाएगा। तो इसमें तो कार नहीं है, इसमें एटॉम है। तो एटॉम इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉलिशन होगा एंड कॉलिशन होने के बाद एटॉम बोलेगा ये हमें बहुत सारा एनर्जी मिल चुका है एंड हम इस एनर्जी को लेके कहां चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ओके, सो एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाएगा एटॉम, तब क्या होगा? तब हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलेगा। सिमिलरली वहां पर भी कोई मेटास्टेबल स्टेट होगा जहां पे एटॉम थोड़ा देर ज्यादा रुक जाएगा और वो ग्राउंड स्टेट जो है वो एम्प्टी रहेगा एंड दैट्स व्हाई वी गेट अगेन पॉपुलेशन इन्वर्शन। ओके, अब आया थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है इनइलास्टिक कॉलिशन ऑफ एटॉम्स। इनइलास्टिक कॉलिशन ऑफ एटॉम। तो इनइलास्टिक कॉलिशन ऑफ एटॉम में क्या होता है? इनइलास्टिक कॉलिशन, पहले तो ये मान लो कि इनइलास्टिक कॉलिशन क्या होता है, ये जान लो। इनइलास्टिक कॉलिशन क्या है? तुम्हारे पास तुम एक साइकिल से जा रहे हो, साइकिल का वेलोसिटी है, तो एक साइकिल खड़ा था, तुम उस साइकिल को जाके पीछे से ठोक दिया। मान के चलो ड्राइवर बहुत ही अच्छा है, ड्राइवर साइकिल में जो था वो बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा एंड उसमें क्या होगा? साइकिल जब साइकिल को मारेगा तब एक साउंड एनर्जी क्रिएट होगा। ड्राइवर जो खड़ा था साइकिल में उसको छोड़ दो, वो उसका साउंड को इग्नोर करो, सिर्फ कॉलिशन का साउंड को सुनो। ओके, तो साइकिल से कॉलिशन होगा, कॉलिशन में एक साउंड आएगा, थोड़ा बहुत हिट भी क्रिएट होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये जो साउंड आ रहा है, इसमें ये जो हिट आ रहा है, वो एनर्जी कहां से मिल रहा है? तुमने जितना स्पीड से साइकिल को लेके गया था उसके लिए उस साइकिल में काइनेटिक एनर्जी था एंड दैट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस कॉलिशन इन फॉर्म ऑफ हिट, इन फॉर्म ऑफ साउंड और इन फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इन फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स। तो यहां पे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। इस टाइप का कॉलिशन को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिशन। ओके, सो व्हाट इज इनइलास्टिक कॉलिशन? Inelastic collision is a type of collision where the collided particles loses their kinetic energy in form of different ways. You can imagine sound, okay, sound energy, light energy, or anything else. So this kind of collision is inelastic collision. मतलब inelastic collision में conservation of kinetic energy is not followed. ओके, तो अब क्या बोल सकते हैं हम? तो इसमें यहां पे अगर तुम एक काम कर लो, एक चेंबर है, मान लो ये रहा एक चेंबर। इस चेंबर में दो टाइप का गैस मॉलिक्यूल्स है, एक्स एंड वाई, एंड यहां पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमने उसको एनर्जी दे दिया एंड ये गैस मॉलिक्यूल जब इसके साथ कॉलिशन करेगा तो ये इसके साथ इनइलास्टिक कॉलिशन करेगा एंड ये सम ऑफ वाई atoms become excited after this collision. Okay, and some of excited y atoms
if collide with X atoms, then this X atoms become excited after this collision. So by collision यहाँ पे atoms excited state में जा रहा है. ओके ओके इसमें क्या है, इसमें जो एक स्टार मैंने बोला था ना, एक स्टार, ये सब मेटास्टेबल स्टेट में रहने वाला एक्साइटेड एटम है. सो मेटास्टेबल स्टेट में ये है, तो ये अगर कॉलिशन करेगा तो इसका जो लाइफ टाइम है वो तो ज्यादा है. मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम ज्यादा होता है. मैंने पहले ही बोला था, मेटास्टेबल स्टेट का डेफिनेशन मैंने बोला था कि नहीं. मेटास्टेबल स्टेट में एक जो लाइफ टाइम होता है एटम का तो ज्यादा हो जाता है. ओके तो इसका एक एप्लीकेशन भी तुम्हारा है यहाँ पे, वो है HENE लेजर. मैं बोलूंगा उसको जब डिस्कस करूंगा. HENE लेजर में मैं बोलूंगा इनर्जी कॉलिशन से कैसे ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है. एंड ऑप्टिकल पंपिंग का भी एग्जांपल है. वो क्या है, वो है रूबी लेजर. सो 3 मेथड मैंने बोला. और 2 मेथड भी है. वो क्या है, वो है केमिकल पंपिंग एंड और एक मेथड है वो है थर्मल पंपिंग. केमिकल पंपिंग में केमिकल रिएक्शन से एटम को एक्साइटेड किया जाता है, मेटास्टेबल स्टेट में जाता है. थर्मल पंपिंग में हीट से एनर्जी दिया जाता है एटम को एंड उसके बाद एटम चला जाता है मेटास्टेबल स्टेट में. सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि पंपिंग का ये जितना भी मैकेनिज्म ले लो, ऑप्टिकल ले लो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, इलास्टिक कॉलिशन विद एटम ले लो, केमिकल पंपिंग ले लो और थर्मल पंपिंग ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे एटम को एक्सटर्नल एनर्जी से एक्साइटेड किया जाता है एंड उसको एक मेटास्टेबल स्टेट में भेज दिया जाता है जहां पे एटम का रहने का लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा है. एंड इन दिस वे वी गेट द पॉपुलेशन इन्वर्शन फॉर द लेजर. एंड मैंने पहले ही बोल दिया कि पॉपुलेशन इन्वर्शन के यूटिलिटी क्या है लेजर में. ओके सो आई थिंक क्लियर. ओके चलो, तो तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि पंपिंग का मैकेनिज्म क्या है, पंपिंग का नीड क्या है, मेटास्टेबल स्टेट क्या है. अब हम आ जाएंगे एक बेसिक लेजर सिस्टम को थोड़ा समझेंगे. यहाँ पे बेसिक लेजर सिस्टम को समझने के लिए हम एक डायग्राम भी देखेंगे. ओके जस्ट ए मिनट. ये तो रूबी लेजर है. जस्ट ए मिनट, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं यहाँ पे. स्लाइड ये रहा हमारा स्लाइड. ओके इससे हमारा काम बन जाएगा. ओके सो एक बेसिक लेजर सिस्टम हमें यहां पे समझना है. बेसिक लेजर सिस्टम. सो बेसिक लेजर सिस्टम में है क्या, एक एक्टिव मटेरियल रहता है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव मटेरियल. ए से डिफाइन करते हैं. ये रहा हमारा एनर्जी सोर्स जो हमें एनर्जी देगा, इस एक्टिव मटेरियल को एनर्जी देगा. और यहां पे और एक चीज रहता है, वो है रेजोनेटर. ओके और एक चीज रहता है वो है रेजोनेटर. इसको हम टी कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं, बाद में बोलते हैं क्यों. यहां से हमारा लेजर निकल के आएगा. ओके तो अब 1 बाय 1 समझते हैं बात क्या है. तो एनर्जी सोर्स से यहां पे जो ई है एक्साइटिंग सोर्स, वो ही हमें पंपिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें हेल्प करता है. ए क्या है, ए है एक्टिव मटेरियल. ओके एक्टिव मटेरियल, इस एक्टिव मटेरियल में एटॉम रहता है. जो एटॉम को हमें एक्साइटेड करना है वो एटॉम ही एक्टिव मटेरियल में रहता है. एंड बाय एनर्जी फ्रॉम द सोर्स द atoms are going to excited state and we get population inversion with the help of this energy, with the help of some
kind of process as I had already discussed in my previous slide, that optical pumping, chemical pumping, and thermal pumping, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, कॉलिशन के इनलास्टिक कॉलिशन से पंपिंग, so बहुत सारा पंपिंग मैकेनिज्म है। वो उत्साह के साथ ये एटॉम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एंड एक्साइटेड स्टेट से जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आएगा उसमें नॉन रेडिएटिव एमिशन होगा। मेटास्टेबल स्टेट से अगर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तब वहां पे एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, और ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहां जाएगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये जो T और P है ना, T है टोटली पॉलिश्ड मिरर, और P जो है वो है पार्शियली पॉलिश्ड मिरर। ओके, सो यहां से फोटोन निकलने के बाद ये यहाँ पे जो टोटली पॉलिश्ड मिरर है उसमें जाके रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो बैक करेगा। अब जो बैक करेगा तब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मैकेनिज्म तो तुम लोगों को पता ही है ना, कि कुछ एटॉम रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, एंड उसी समय एक फोटोन आएगा, एंड वहां पे एटॉम भी नीचे जाएगा, और एटॉम नीचे जाने के लिए एक फोटोन निकलेगा, और जो फोटोन आया था वो भी आएगा, और उसके साथ हमें 2 फोटोन मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे वो स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा, एंड इसको हमें कंटिन्यू करना है। दैट्स व्हाई हमें सप्लाई ऑफ फोटोन तो रहना चाहिए। तो सप्लाई ऑफ फोटोन कहां से मिलेगा? इन दोनों मिरर से मिलेगा, एंड इन दोनों मिरर को साथ में हम क्या बोलते हैं? इन दोनों मिरर को हम साथ में बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर, ओके। क्यों ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों मिरर के वजह से ही हमें एम्प्लीफिकेशन मिलेगा, फोटॉन्स का जो एम्प्लीफिकेशन वो मिलेगा। ओके, आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पार्शियली पॉलिश्ड मिरर है उसको पार्शियली पॉलिश्ड क्यों किया? क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्शन होने से ही तो काम नहीं चलेगा, हमें लेजर को तो बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए पार्शियली पॉलिश्ड किया हुआ है, जैसे कि लेजर बाहर आ सके। ओके, अब आता है नेक्स्ट केस। ये जो एक्टिव मटेरियल है ना, ये एक्टिव मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी रहना चाहिए। अगर कुछ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा एक्टिव मटेरियल में, तब हम उसको एक्टिव मटेरियल नहीं बोल सकते। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी में एक्टिव मटेरियल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू बोथ ऑफ द स्टिमुलेटेड रेडिएशन एंड द लेजर आउटपुट। मतलब दोनों तरफ से इसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ओके। सेकंड क्या है? इट शुड बी गुड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सच एज इट शुड एग्जिबिट negligible variation of refractive index, okay, negligible variation of refractive index। अब तुम बोलोगे क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा, एंड रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा? लाइट बेंड करेगा, ओके, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इट शुड नॉट अनडिजायरेबली एब्जॉर्ब द स्टिमुलेटेड रेडिएशन। अगर ये जो रेडिएशन हो रहा है ये अगर ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा काम तो गया, हमारा काम नहीं होगा। मतलब खुद ही पैसा कमाया और खुद ही खा लिया, ओके। तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो। मतलब तुम एक बिजनेस कर रहे हो, सपोज कर लो तुम
चाय बना रहा हो, ओके, चाय बेचने की जगह तुम चाय बनाया और चाय बनाने के बाद खुद ही खा लिया, चाय नहीं बेचा, तो चाय नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं आएगा, तो दूसरी बार तुम नहीं चाय बना पाओगे। तो वही बात हो गया, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, फोटोन भी आ रहा है, क्योंकि बट वो एक्टिव मटेरियल जो है वही वो उस फोटोन को खा रहा है, तो नेक्स्ट फोटोन कैसे आएगा, लेजर कैसे निकलेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। So the third property is it should have a capability of accommodate active species that help to lasing action without making any change of desired properties. Okay, मतलब इसमें अगर कुछ लगे तो डोपिंग किया जा सके, डोपिंग एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, फोर्थ क्या है? It should have good thermal and mechanical properties due to which deformation of or fracture will not occur during the extreme working condition. मतलब इसमें हिट होने से इसका थर्मल इसका एक्सपांशन होगा, कंप्रेशन होगा, इसमें अगर इसमें क्रैक आ गया तो हो गया काम। तो इट शुड हैव गुड थर्मल and mechanical property, thermal and mechanical property. ओके, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए एक एक्टिव मटेरियल के पास। ओके, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एन एक्टिव मटेरियल। ओके, अब आ रहा है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है ना, ये ऑप्टिकल रेजोनेटर का भी 4 टाइप है। ओके, वो क्या है? ऑप्टिकल रेजोनेटर के टाइप क्या है? ये ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमारा यहाँ पे प्लेन मिरर मैंने यूज किया, इसमें हम बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, कॉन्फोकल कॉन्फ़िगरेशन। तो सॉरी, ऑप्टिकल रेजोनेटर में फर्स्ट जो केस है उसको हम कॉन्फोकल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, जहां पे ये जो मिरर है ना, यहाँ पे मैंने 2 मिरर ले लिया एंड इन 2 मिरर में एक मिरर को दूसरे की सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे। ओके, तब हम इसको बोलेंगे कॉन्फोकल। ओके, सेकंड क्या है? सेकेंड, ये जो 2 मिरर मैंने लिया, उन दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिड पॉइंट में रहना है, तब हम इसको बोलेंगे क्या? कंसेंट्रिक। सेम सेंटर है, कंसेंट्रिक। थर्ड क्या है? थर्ड है हेमिस्फेरिकल कैविटी। हेमिस्फेरिकल कैविटी में क्या? हेमिस्फीयर क्या कहा है ना, तो एक हमारा स्फेरिकल मिरर रहेगा और एक प्लेन मिरर रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे हेमिस्फेरिकल, मतलब एक ही रेडियस रहेगा। एंड फोर्थ, इसको हम हेमिस्फेरिकल कहेंगे। ओके, फोर्थ क्या है? फोर्थ है ये 2 जो है वो कॉन्फोकल से थोड़ा चेंज, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे ज्यादा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे ज्यादा है, ये बीच में रह गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या? लॉन्ग रेडियस कैविटी। इसको हम कहेंगे लॉन्ग रेडियस कैविटी, मतलब कैविटी जो है वो रेडियस से छोटा है। ओके, तो ये सारा है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर का कॉम्बिनेशन। ओके, एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम तो मैंने पहले ही बोल दिया, ऑप्टिकल रेजोनेटर का। ये जो अब इसको रेजोनेटर क्यों कहते हैं, इससे हमारा फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगा, इसको हम थोड़ा समझेंगे डिटेल्स में। मतलब ये जो रेजोनेटर है ना, ये रेजोनेटर बेसिकली स्टैंडिंग वेव जनरेट करता है। तो स्टैंडिंग वेव तो तुम लोगों को पता ही है, स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव है
यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। ओके, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया इसको। अब इसमें अगर एक वेव जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वेव यहाँ से गया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बैक करेगा, एंड बैक करने से यहाँ पे ये सारा लूप तैयार होगा, एंड यहाँ पे जो वेव जनरेट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद सुपरपोजिशन से, वो वेव जो है वो इसी जगह में रह जाएगा। दैट्स व्हाई इसको हम स्टैंडिंग वेव कहेंगे और स्टेशनरी वेव कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं नोड्स। ओके, एंड जो मैक्सिमम पॉइंट्स है उसको हम कहते हैं एंटी नोड्स। यहाँ पे दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा डेफिनेटली। ओके, एंड एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो λ/4 होगा। ओके, मतलब अगर ये जो स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो अगर l हो गया तो l इज इक्वल टू यहाँ पे तो 4 इंटू λ/2 हो रहा है, मतलब कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 हो सकता है। अगर हो गया देन हमें क्या मिलेगा, देन हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ओके, mth फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। एंड यहाँ पे वेवलेंथ कहां से मिलेगा, यहां से देखो वेवलेंथ आ रहा है 2l डिवाइडेड बाय m। ओके, अगर इसको हम पुट कर देंगे कि 2l डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे जो v है ना, v को हम लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, डिवाइडेड बाय 2l बाय m हो जाएगा। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा m इंटू c डिवाइडेड बाय 2l म्यू। ओके, ये बन जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। m क्या है, m है इंटीजर मल्टीपल, एक इंटीग्रल नंबर, c बाय 2l म्यू, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अगर हम m और m+1 दो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी को लेंगे, मतलब nm+1 माइनस nm अगर लेंगे, तब हमें c डिवाइडेड बाय 2l म्यू ही मिलेगा। ओके, जहां पे म्यू क्या है, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट कर लेना। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। ओके, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल क्या है, एल है ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स है, एल है डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, और सी क्या है, सी तो तुम्हें पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें फ्रीक्वेंसी का विड्थ देगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी का विड्थ हमें मिलेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी का विड्थ हमें मिल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का विड्थ जितना कम होगा, उस लेजर का कोहेरेंटनेस उतना ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि कोहेरेंट हम किसको कहेंगे, कोहेरेंट हम उसी को कहेंगे जिसका कोहेरेंट ज्यादा होगा और साथ के साथ वो मोनोक्रोमेटिक भी होगा। एंड मोनोक्रोमेटिक हम किसको कहेंगे, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी रहता है। तो इसमें प्योरली मोनोक्रोमेटिक तो हमें नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट हमें मिलेगा। तो ये जितना कम होगा, वही ये डेल्टा न्यू जितना कम होगा, उतना ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना सारा फ्रीक्वेंसी का बॉर्डनिंग है। ओके, तो समझ में आ गया आई थिंक। अब हम जाएंगे थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर सस्टेनिंग लेजर एक्शन। थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ सस्टेनिंग लेजर एक्शन क्या है, क्वेश्चन ये आएगा कि लेजर एक्शन का थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है। और एक स्लाइड लेना पड़ेगा। ओके, जस्ट ए मिनट। सो ये रहा।
तो थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजर एक्शन, थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजर एक्शन, ये क्या है? देखो, लेजर एक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्शन की इन्वर्शन अगर नहीं होगा तो हमें लेजर एक्शन भी नहीं मिलेगा। तो सो पॉपुलेशन इन्वर्शन कहां पे हो रहा है? कैविटी में हो रहा है, जो रेजोनेटर का जो कैविटी है उसमें हो रहा है। लाइट एम्प्लीफिकेशन भी वहां पे ही होगा। तो लेजर में हमारा एक एक्टिव मटेरियल रहता है, एक्टिव मटेरियल और एक्टिव मीडियम, कुछ भी कह लो, ये रहा हमारा एक्टिव मीडियम। तो इसमें जब लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगा और यहां से फिर जाएगा, तो ये बार बार रिफ्लेक्शन से क्या होगा, लाइट का जो है ना, लाइट का जो इंटेंसिटी वो घटता रहे ड्यू टू लॉसेस। ओके, एंड लाइट का इंटेंसिटी जितना घटेगा और यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन भी अगर रहेगा, तो उस लाइट का इंटेंसिटी अगर घट जाएगा, मतलब इंटेंसिटी घटने से क्या होगा, लेजर एक्शन में तो फर्क पड़ेगा। अगर लाइट का इंटेंसिटी बार बार रिफ्लेक्शन में घट जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें लेजर एक्शन में फर्क पड़ेगा। तो उस वो अगर फर्क को अगर हम रेसिस्ट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितना लाइट का इंटेंसिटी घट रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन द मिरर, उतना ही लाइट का इंटेंसिटी हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा बाय पॉपुलेशन इन्वर्शन, ड्यू टू बाय पॉपुलेशन इन्वर्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो हम ये कहेंगे कि decrease of intensity of light due to several reflection on optical resonator is compensated by population inversion stimulated emission. Okay, this is called threshold condition. ओके, इसी को हम थ्रेशोल्ड कंडीशन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब हम डिस्कस करेंगे क्यू फैक्टर के बारे में। तो क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर से हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे जो लेजर है वो कितना शार्प है। क्यू फैक्टर जितना अच्छा है वो लेजर भी उतना ही अच्छा है। सो यहाँ पे क्यू फैक्टर इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। एनर्जी स्टोर्ड per cycle divided by energy dissipated per cycle। ओके, और एक डेफिनेशन भी है
W डिवाइडेड बाय डेल्टा W। ये क्या है? डेल्टा W है बेसिकली हमारा जो विद है, मतलब फ्रीक्वेंसी विद है वो, और डेल्टा है एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो इसी से जो अगर डेल्टा W जितना कम होगा उसको हम उतना ज्यादा शार्प बोलेंगे। तो डेल्टा W लो होगा तो शार्प बोलेंगे हम उसको। जस्ट मिनट, उसको हम शार्प बोलेंगे। सो उससे Q हाई होगा। तो ये तुम लोग को याद रखना चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रूबी लेजर। रूबी लेजर में क्या है? रूबी लेजर में एक्टिव मटेरियल की जगह में रूबी यूज होता है। वो क्या है एक्चुअली? वो है एल्यूमिनियम, रूबी क्रिस्टल है तो वो है एक्चुअली एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड Al2O3 विथ क्रिस्टल डोप्ड with chromium 3+, ओके, chromium 3+ आयन। कितना कॉन्सेंट्रेशन में रहता है? 0.05% का कॉन्सेंट्रेशन बाय मास। सो इतना कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। अब इसमें होता क्या है? यहां पे देख रहे हो पावर सप्लाई कनेक्टेड है किसके साथ? एक जेनॉन फ्लाश ट्यूब के साथ। ये जेनॉन फ्लाश ट्यूब हमें ऑप्टिकल पंपिंग देगा। तो इसमें होता है क्या? ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग होता है। तो ये जेनॉन ट्यूब ऑप्टिकल पंपिंग देगा। ऑप्टिकल पंपिंग से हमें यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्शन मिलेगा। एंड पॉपुलेशन इन्वर्शन से हमें क्या होगा? एटॉम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से वो एक मेटास्टेबल स्टेट में आएगा। एंड मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट आएगा और लेजर बीम निकलेगा। ये रहा मैकेनिज्म। उसको हम थोड़ा डिटेल्स में इस डायग्राम में समझेंगे। क्या हो रहा है इस डायग्राम में? डायग्राम में देखो, ग्राउंड स्टेट से ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट एब्जॉर्प्शन से ये जो क्रोमियम आयंस है, क्रोमियम आयंस इन दो ये ग्रीन और ब्लू एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। और इन दोनों लेवल से एक नॉन रेडिएटिव रेडिएशन होगा। एंड रेडिएशन होने से वो ये मेटास्टेबल स्टेट में आएगा। एंड मेटास्टेबल स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा। कितना एनर्जी डिफरेंस के साथ? 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस के साथ। एंड उससे कितना लाइट आएगा? 694.3 नैनोमीटर लाइट आएगा। मतलब विजिबल रीजन में तो होगा ही, विजिबल रीजन में है इसीलिए तो ये लेजर है। अदरवाइज वो मेसर हो जाता माइक्रोवेव। और इससे वो लैम्डा कहां से आएगा? ऐसे आएगा hc/λ, ये करके। hc का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू तो तुम लोगों को पता ही होगा, निकाल भी सकते हो खुद से। सो वो खुद से कर लेना। hc/λ हम करेंगे। h का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है 4.15 इंटू 10⁻⁻15 एंड c का वैल्यू तो तुम्हें पता है 3 इंटू 10⁸। सो इससे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। इससे हम इसको हम लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर से। और ये रहा हमारा मीटर। जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12.45 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये कर दो, तुम्हें एनर्जी से हम इसको इक्वेट कर सकेंगे। ओके, यहाँ पे लैम्डा किस में है? यहाँ पे लैम्डा जो है वो मीटर में है। तुम अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कर दोगे तो थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाएगा। इसमें 12 पॉइंट लेना नहीं पड़ेगा, वो तुम लोग को खुद से कर लेना, बहुत इजी होगा। और तुम ये भी याद रख सकते हो कि 12.45 इंटू 10⁻7 होता है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो वैल्यू है वो है 1.79। सो एनर्जी दिया हुआ है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें लैम्डा पूछा गया है कि लैम्डा क्या है, तो ई का वैल्यू तो दिया हुआ है, वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा कि 12.45 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय हम उसको 1.79 करेंगे
तो वहां से हमें वेवलेंथ जो मिलेगा वही है 694.3 into 10⁻⁻9 मीटर, जिसको हम नैनोमीटर कहते हैं। ओके, क्लियर क्लियर, यस, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया। तो अगर क्लियर हो चुका है तो ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इस तरह से बोला। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर लिखो, जिसमें तुम्हें ये डायग्राम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, इसको याद रखने का बहुत ही इजी है, और उसमें क्या यूज किया था वो बोलना पड़ेगा, और उसके बाद ये डायग्राम देना होगा वर्किंग प्रिंसिपल। ये डायग्राम अगर तुम दे दिए तो तुम्हें फुल मार्क्स तो पक्का है। और उसके बाद थोड़ा बोलना पड़ेगा, जो मैंने बोला कि एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से एक नॉन रेडिएटिव रेडिएशन होगा, वहां से वो क्रोमियम एटॉम्स, सोडियम आयंस जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा, मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और कितना वेवलेंथ का लाइट निकलेगा वो है 694.3 नैनोमीटर। तो ये रहा हमारा रूबी लेजर। चलो यहां से हम आएंगे हीलियम नियॉन लेजर। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, हीलियम नियॉन लेजर में हम किस तरह का पंपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, वो है इनइलास्टिक कोलिशन का पंपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स है, मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पे जो इनइलास्टिक कोलिशन में जो पंपिंग है, वहां पे डिस्चार्ज ट्यूब से एटॉम्स को पहले ही हम एनर्जी दे देते हैं, and some of atoms collide with other atoms which comes to excited state and then to metastable state, and then we get the energy, we get the laser action. Okay, so working principle से हम थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे समझेंगे। ओके, so यहाँ पे देखो, पहले तो हमने एक पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाया। ओके, सो पहले तो हमें ये करवा दिया कि एनर्जी दे दिया। एनर्जी देने से ये जो हीलियम आयंस है, हीलियम एटम्स है वो E5 और E3 तक पहुंच गया। एंड हियर कोलिशन विथ एक्साइटेड हीलियम एटम्स विथ नियॉन एटम्स। कोलिशन होने के बाद वो नियॉन एटम्स भी पहुंच जाएगा। ओके, पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। ओके, एंड मेटास्टेबल स्टेट में अगर पहुंच जाने से वहां पर एक ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलेगा, और हमें वहां से क्या मिल जाएगा, हमें वहां से लेजर एक्शन मिल जाएगा। तो पहले तो एक्साइटेशन बाय कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम्स तो चला गया हाई लेवल में एनर्जी में। उसके बाद एटॉमिक कोलिशन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कोलिशन होने के लिए होगा, और उससे वो हाई स्टेट में चला गया, मेटास्टेबल स्टेट में चला गया। एंड उसके बाद एटॉमिक कोलिशन हो गया। एटॉमिक कोलिशन होने के बाद वो जो नियॉन है, हीलियम नियॉन का जो कोलिशन होगा, उस कोलिशन के बाद भी मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा। उस मेटास्टेबल स्टेट से हमें ट्रांजिशन मिलेगा। कितना टाइप का ट्रांजिशन मिलेगा, यहाँ पे 3.39 × 10⁻³ नैनोमीटर का एक ट्रांजिशन मिलेगा, और एक ट्रांजिशन है 632.8 का ट्रांजिशन मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें डी एक्साइटेशन ऑफ एटॉम भी मिलेगा। तो ये रहा हमारा पूरा हीलियम नियॉन का किस्सा। और एक बार मैं बोल देता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, हीलियम को धक्का दिया, हीलियम बन गया एक्साइटेड जाएगा, कुछ नियॉन भी एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड हीलियम ने अनएक्साइटेड नियॉन को धक्का दिया, एंड एक्साइटेड नियॉन ने अनएक्साइटेड हीलियम को धक्का दिया। वहां से हमें मिल जाएगा एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट का एटॉम्स मिल जाएगा, एंड वहां से रेडिएशन होगा, एंड हमें लेजर एक्शन भी वहां से हमें मिल जाएगा। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने इसका जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया है, तो तुम लोग वहां से नोट्स देख सकते हो। लेजर का एप्लीकेशन बहुत सारा है, थोड़ा सा
तुम लोग तो पता ही है, टेक्निकल यूज में होता है, इंडस्ट्री में होता है। लेजर से हम मेटल को काट सकते हैं, बहुत कुछ यूज है लेजर का। तो लेजर का यूज खुद से देख लेना, नोट्स में दिया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, मैंने पहले ही एक क्वेश्चन तो मैंने दिखाया, अभी क्वेश्चन मैंने एक दिखाया था। मैं और थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। वो क्या है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन लिख लेना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स of neon atoms if the transition between these two levels gives a photon of wavelength 632.8 नैनोमीटर, मतलब हीलियम नियॉन लेजर का बात किया है यहाँ पे। also calculate the number of photons emitted per second to give a power output 2 मिलीवाट। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि एनर्जी डिफरेंस बताओ। तो एनर्जी डिफरेंस बोलो, कुछ भी बोलो, हमें hc/λ ही करना है। तो h इंटू सी का वैल्यू तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 12.45 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर है। तो इसको हम नैनोमीटर से मीटर कर देंगे, 632.8 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे, एंड यहाँ से हमें सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा आंसर। तो आंसर खुद से सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर मिल जाएगा। सो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पावर तो दिया हुआ है, तो वहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो। तो यहाँ पे देखो एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू पावर है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी रहेगा। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेट ही पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेट ही पूछा गया है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेट अगर पूछा गया है, मतलब n into hc/λ, ओके, और यू कैन से डिवाइडेड बाय मतलब कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स into hc/λ डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू p। यही है बात। एंड n by t ये रहा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड, एंड hc/λ क्या है? डेल्टा E है, इज इक्वल टू p है। तो p तो यहाँ पे दिया हुआ है मिली वाट में, तो हमें, और ये यहाँ से तो हमें डेल्टा E तो मालूम है ना, डेल्टा E हमें यहाँ से मिल जाएगा, डेल्टा E तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो हमें n by t जो कैलकुलेट करना है वो है सिंपली 2 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा E। सो यहाँ से डेल्टा E निकालो और यहाँ से पुट कर दो, तुम्हें n by t भी मिल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है तुम लोगों के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हीलियम नियॉन लेजर, ये मैकआउट का ही एक पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, तुम लोगों को बोल दिया मैंने। हीलियम नियॉन लेजर है E3 ट्रांजिशन E3 to E2। ओके, सो E3 से E2 तक एक ट्रांजिशन हो रहा है। उस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ आ रहा है, वो वेवलेंथ जो है वो है 632.8 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ है। ओके, इफ एनर्जी ऑफ E2 का एनर्जी बोल दिया गया है, E2 का एनर्जी है 15.2 into 10⁻⁹ जूल। ओके, हाउ मच पंपिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस। सो पंपिंग एनर्जी पूछा गया है, यहाँ पे पंपिंग एनर्जी चाहिए। तो पंपिंग एनर्जी किसको कहेंगे? सो हमें E3। ओके, सो ये रहा E3, ये रहा E2। सो E2 का एनर्जी दिया हुआ है, E3 में पहुंचना है, तो पंपिंग एनर्जी तो क्या होगा? पंपिंग एनर्जी को अगर हम E बोलेंगे तो ये जो E है ना, ये E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू यहाँ पे एक एनर्जी गैप है, मतलब E2 से E3 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद E3 से E2 का ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। सो हमें लेजर का एनर्जी पहले निकालना है। लेजर का एनर्जी क्या है? लेजर का एनर्जी जितना होगा, सब मान के चलो लेजर का एनर्जी EL है। ओके, लेजर का एनर्जी EL है। ओके, एंड
E2 का जो एनर्जी है वो क्या है, वो तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। सो पंपिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, पंपिंग एनर्जी इज इक्वल टू होगा ये E2 का जो एनर्जी है प्लस लेजर को जो एनर्जी है, उन दोनों को लेके हमें पंपिंग एनर्जी मिल जाएगा। ओके, सो तो हमें यहाँ पे हमें लेजर का एनर्जी hc/λ करके मिल जाएगा यहाँ से, और E2 का एनर्जी तो दिया हुआ है, मतलब पंपिंग एनर्जी E इज इक्वल टू EL प्लस E2 कर दो, हमें मिल जाएगा। E2 को इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं लेजर का। और एक क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेन मिरर फॉर्मिंग ए रेजोनेंट कैविटी ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। ओके, क्वेश्चन लिखना। ओके, हीलियम नियॉन लेजर आर एट डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब L जो है 0.5 मीटर है। सो दो मिरर है, प्लेन मिरर है, उसका बीच में डिस्टेंस है 0.5 मीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मोड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडल कैविटी। सो डेल्टा न्यू चाहिए, बेसिकली डेल्टा एन चाहिए। तो डेल्टा एन कंसेक्यूटिव मोड का जो डिफरेंस है वो फॉर्मूला है C/2L इंटू म्यू। म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने तो गैस मीडियम लिया था, तो यहाँ पे हम म्यू इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेंगे। तो सिंपली अब पुट कर दो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू L, L जो है 0.5 है, इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने से तुम्हें डेल्टा न्यू मिल जाएगा। ओके, किसमें मिलेगा, कौन सा यूनिट में मिलेगा? हर्ट्ज में मिलेगा। ओके, क्लियर है? चलो ऑल डन। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा सेमेस्टर में आ सकता है लेजर में। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है देन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब का थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही, एंड ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो और तुम लोग सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आओ फिजिक्स में, एंड कीप टच विथ दादा's फिजिक्स एंड join the Telegram group as early as possible. Thank you for watching. Subscribe this channel and share with your friends.